नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज एक फिर हम ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर आपको बोलना है, क्योंकि ये देश आपका है और इस देश पर ऐसे कानून अगर थोपे जाएंगे कि जो इस देश के व्यवस्था को खराब करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारे देश का नुकसान होगा। ऐसे में हम चुप कैसे बैठेंगे? इसलिए आपको, हमको, सबको मिलकर बोलना है, अपनी राय को देना है, क्योंकि रात ये पूरी राय है हमारे देश के संघीय ढांचे से जुड़ी हुई। जहां भारत स्वतंत्रता के बाद संघीय ढांचे के साथ देश में व्यवस्था और सारी सरकारें चला रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार का जितना महत्व है उतना ही महत्व राज्य में राज्य सरकार का है। इनके अपने अधिकार हैं और इन अधिकारों की अपनी अपनी सीमाएं हैं और अपने अधिकारों की अपनी अपनी विशेष प्रिविलेज भी है। ऐसे में केंद्र सरकार को भी उन अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन राज्यों के विशेष अधिकार हैं। लेकिन केंद्र में जब भी कांग्रेस सरकार आई है, उन्होंने खुलकर राज्यों के अधिकारों पर आक्रमण किया है। ऐसे कई उदाहरण देश के कई मुख्यमंत्रियों ने भारत सरकार के द्वारा बुलाई गई बैठक में दिए हैं। जी हां, हम बात करें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की, जिसको कहा जाता है आतंकवाद निरोधक केंद्र जो बनाया जा रहा है। इसके बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की क्या राय है और देश के बुद्धिजीवियों की क्या राय है, हम आपको बता रहे। आपकी प्रतिक्रिया भी हम लेंगे, लेकिन उसके पहले मुद्दे पर नजर डालते। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी एनसीटीसी गृह मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो गृह मंत्री पी चिदम्बरम की पहल पर गठित हुई है। आतंकवाद से जुड़े मामलों के आईबी, रॉ, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी और राज्यों की खुफिया एजेंसियों के लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। ये सारी एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े मामलों में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर को रिपोर्ट करेंगी। एडीजी स्तर का पुलिस ऑफिसर इस सेंटर का प्रमुख होगा, जो सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या आंतरिक सुरक्षा को अलग थलग करके देखा जाना सही है, क्योंकि एनटीसी देश की आंतरिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा है। आतंकवाद निरोधी केंद्र का गठन कानून एवं व्यवस्था के मसले पर राज्यों के एकाधिकार में हस्तक्षेप है, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को कार्यान्वित करने का एकाधिकार है। इसी अनुसूची की सूची 3 में केंद्र को देश के कानून बनाने और देश की सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व दिया हुआ है। एनसीटीसी के ऊपर यहीं से शुरू होती है राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई। इस नियम के तहत गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम 1967 के अनुभाग 43A के तहत गिरफ्तारी और तलाशी के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है। गैर कांग्रेस शासित राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की अनुमति के बिना एनसीटीसी को उनके अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी आदि के लिए अधिकृत करना संघीय व्यवस्था का उल्लंघन है। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को संचालित करने का एक अधिकार है। इस कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्रियों में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी सबसे आगे है। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी इसका विरोध किया है। सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर राज्य सरकारों से सलाह मशविरा नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए गुजरात के नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका भी इस्तेमाल केंद्र सरकार उसी प्रकार करेगी जिस प्रकार से सीबीआई का कर रही है। दरअसल एनसीटीसी के पास कहीं से भी किसी को गिरफ्तार करने और जांच करने का अधिकार होने की बात शामिल की गई है। इसके लिए उन्हें उस राज्य की पुलिस या सरकार को जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। राज्यों को सबसे ज्यादा ऐतराज इसी बात का है। एनसीटीसी के तहत देश के किसी भी विशेष बल सहित एनजीसी की सहायता लेने का अधिकार है। अधिकारियों के संबंधित राज्यों की पूर्व अनुमति के बिना बाहर छापेमारी कर ले जाने के लिए कर सकते हैं और अधिकारी आतंकवाद से संबंधित मामलों पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। राज्य के अन्य सरकारी अधिकारियों को जानकारी साझा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को हानि पहुँचाना चाहती है? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। उनके द्वारा ग्रामीण विकास के, उनके द्वारा कानून व्यवस्था के कामों को सही तरीके से करवाने के बजाय हम उनके ऊपर ऐसे कानून थोपने जा रहे जिससे व्यवस्था को और खोखला होने की संभावना है। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये जो मुद्दा है उसके ऊपर तो मैं बाद में राय रखूंगा। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे जो सुदर्शन टीवी के दर्शक है उनको मैं आह्वान करता हूँ कि ये जो नीतियाँ चल रही है सुदर्शन टीवी को दबाने की, भारत में वीडियोकॉन D2H 222 और D TV 561 पे दिखती थी,
हमारे जो ये रोज का हमको जो आदत है वो देश हित में काम करने वाली चैनल को दबाने के लिए जो भी प्रयत्न हो रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाए। और हमने प्रारंभ कर दिया विरोध करना की। खबरदार हमारे जो देश हित में काम करने वाली, क्रांति फैलाने वाली चैनल को किसी ने भी कमजोर करने की कोशिश की है तो पहले मैं आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एकमेव चैनल जो हमारी है, जिसके आधार पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अगर कमजोर कर दिया जाएगा तो भारत की क्रांति दब जाएगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से पहले तो मैं पूरे देश के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पहले पांच बार नियम का भंग करने के बाद चैनल की लाइसेंस खत्म हो जाएगा, ये भी गलत था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। मेरी राय रखना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हमेशा ही मजबूत होनी चाहिए। प्रांतवाद में हम फंसे रहेंगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। प्रांतवाद अगर राष्ट्रवाद के ऊपर हावी हो जाएगा तो आने वाली समय में तकलीफ हो सकती है। तो केंद्र सरकार मजबूती होना चाहिए, बशर्ते कि उनके कायदाओं का दुरुपयोग जैसे सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र शासन तो मजबूत होना चाहिए राज्यों के सामने। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं दोनों बातों पर कहूंगा कि आज के मुद्दे पर जो राय रखी हो तो आपने सुनी ही, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो कहा, सुदर्शन टीवी बेखौफ तरीके से आपकी आवाज को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी दबाव के आगे झुके बगैर आपकी बात को विदाउट एडिट दर्शकों के सामने लेके जाएंगे। हम जितनी भी ताकत अपनी है उसको देश के हित में लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ दबाव हम पर भी आ रहे हैं, कुछ दबाव हमें कैरी करने वाले डीटीएच ऑपरेटर के ऊपर भी आ रहे हैं। कुछ डर है तो कुछ हमारा साथ भी दे रहे हैं। कुछ केबल वालों के बारे में भी यही कहा जा सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि आप हमारे साथ हैं, ऐसा हम मानते हैं और मानते रहेंगे। आप भी संभव हो तो हमारे चैनल को कैरी ना करने वाले केबल वाले या डीटीएच ऑपरेटर को जरूर इसके लिए सवाल पूछे, उनको फोन करें। हम अगले कॉलर के पास चलते, उनकी राय लेते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आपका है, देश आपका है और देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे पर आपको राय रखना अनिवार्य है। यही देशभक्ति है। देश के लिए केवल मरने की बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए। आप व्यक्तिगत दैनंदिन अपने काम करते हुए भी देश के लिए आवाज उठाने का काम भी करेंगे तो देशभक्ति का एक काम आप सही तरीके से करें, ऐसा संदेश जाएगा। एक कॉलर से बात करते, बोलिए। आदरणीय चौहान जी साहब, अध्यक्ष सुदर्शन न्यूज चैनल, सर्वप्रथम मैं आपकी हिम्मत और देश के प्रति असीम निष्ठा के लिए धन्यवाद देता हूं। आपने देशवासियों के लिए बिंदास बोल का बहुत ही उत्तम कार्यक्रम चालू करके जन जन की भावनाओं एवं उनके विचार तथा भावनाओं को उजागर करने का मौका दिया तथा केंद्र की सरकार तक हम सबके विचार पहुंचाने का बहुत ही सुलभ, सटीक, प्रभावशाली माध्यम बने। एक बात मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हम देशवासियों की आवाज, विचार जिससे सरकार की फजीहत होती है, उससे बचने के लिए ये 322 चैनल लगभग 1 महीने से बंद करवा दिया गया है। देश का भ्रष्टाचार, घोटाले, लूट घसूट, भ्रष्ट आचरण कोने कोने में फैला है और सरकारें उनको छिपाने के अजीब अजीब तर्क देती हैं। हम सब बातें आप जनता तक न पहुंच पाए, साजिशन ये सुदर्शन न्यूज चैनल बंद किया गया है। आपके द्वारा चलाया गया अभियान वोटर राजा जाग जाओ 18% के लिए वरदान साबित हुआ तथा अनेक ज्वलंत मुद्दों पर को रखकर आपने देश की जनता के विचार जानने का एक बहुत ही नायक तरीका अपनाकर अपनी हिम्मत एवं देश के प्रति कुछ कर गुजरने की मिसाल बनते हुए देश की जनता के सच्चे नुमाइंदे बने। चलिए, धन्यवाद। हम कहेंगे कि हमारा हौसला बढ़ाना और साथ देने के लिए आपका हम आभारी है, लेकिन हम आज के मुद्दे को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए हम कॉलर को कहेंगे कि आप आज के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इस पर फोकस करें। सुदर्शन पर हुए अत्याचार या दबाव के बारे में हम अलग से रणनीति बनाकर भी काम करेंगे और उसके लिए हम आपका सहयोग जरूर लेंगे, इसलिए आप अपने नंबर हमारे कॉल सेंटर पर जरूर रजिस्टर करवाएं। हम आपके सामने कारण बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों पर आक्रमण करे। देखिए, कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार होना। देश के कई राज्यों में बीजेपी व गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, जिसके कारण समय समय पर राज्य सरकारें केंद्र की मनमानी का विरोध करती हैं, जिसके कारण केंद्र कुछ नहीं कर पाता है।
एनसीटीसी के बहाने राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण। एनसीटीसी के बहाने केंद्र राज्यों को मिले अधिकारों पर अतिक्रमण करना चाहती है, जिससे राज्यों पर भी उसका ही अधिकार होगा। आतंकवाद पर केंद्र की विफलता। देश में हुए पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक आतंकी घटनाओं ने केंद्र सरकार पर उसकी आतंक विरोधी नीतियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। संविधान में केंद्र का अधिकार न होना। वर्तमान में दमनकारी नीति अपना रही केंद्र सरकार राज्य सरकार पर सीधे तौर पर हमला नहीं कर सकती है, जिसके कारण गैर कांग्रेसी राज्यों पर अपना शिकंजा कसने के लिए एनसीटीसी का सहारा ले रही है केंद्र सरकार, ताकि इसी बहाने राज्य पर निशाना साधा जा सके। केंद्र का देश में मनमाना कानून बनाना। केंद्र सरकार देश पर अपना बनाया हुआ मनमाना कानून थोपना चाहती है, लेकिन राज्यों के अड़ंगे के कारण वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एनसीटीसी केंद्र बनाकर आतंकवादी वारदातों की स्थिति में सारा दोष राज्यों पर थोप देगी, ताकि आम जनता केंद्र पर कोई भी विफलता का आरोप मुंबई हमले की भांति न लगाए। ये कारण है और इन कारणों के साथ ही हम देखेंगे कि देश में पिछले स्वतंत्रता से लेकर अब तक जब से सरकारें बनी है, तब से जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके के राज्यों को बर्खास्त करने का भी काम किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऐसे कई कानून भी लाए जिन कानूनों से इन अधिकारों का हनन होता है, लेकिन वर्तमान में जो कानून है ये उस राज्य का प्रमुख मुखिया, राज्यपाल हो या वहां का मुख्यमंत्री हो, उसको पूछे बगैर केंद्र की एजेंसी सीधे उसके खिलाफ या उसके राज्य में कुछ भी कार्रवाई कर सकेगी, इतना अधिकार उस एजेंसी को रहेगा। मैं आपको बता दूं कि भारत में कानून या विकास ऐसे किसी भी विषय की बात करने के लिए विदेशी चश्मे से देखा जाता है। जब अमेरिका में हमला हुआ तो वहां पर अमेरिका ने आतंकवाद से बचने के लिए क्या किया, वही कॉपी हम हमारे यहां करें। अमेरिका की व्यवस्था, वहां के लोग, वहां की सरकार, वहां की रचना और भारत की व्यवस्था, ये एक कैसे हो सकती है? इसलिए वहां का आतंकवाद विरोधी कानून एज इट इज जैसे के वैसा भारत में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है? लेकिन विदेश को ही सब कुछ अच्छा मानने वाले हमारे देश के ब्यूरोक्राट्स या नेता या मंत्री वहां के कानून को भारत पर थोपने का काम करे, जो कि कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हनन करती रही है, जिससे कई प्रदेशों में बिना वजह प्रेसिडेंट रूल लगाना, कई प्रदेशों में बिना उचित कारणों के इंक्वायरी कमीशन बिठाना, कहीं पोर्टल को लगाना, कहीं गुजकों को मंजूरी न देना। और मेरे विचार में आज देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार का ज्यादा शक्तिशाली होना जरूरी है। खास तौर पर नक्सलवाद कई प्रदेशों में एक साथ चल रहा है। ऐसी स्थिति में एनसीटीसी को मैं उचित ही समझता हूँ। ऐसे में मुझे प्रसिद्ध हिंदू नेता डॉक्टर बालाकृष्ण मुझे कि ये शब्द कितने सटीक लगते हैं कि अगर भारत को सबल, सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली राज्य बनना है तो सुदृढ़ केंद्र का होना और युवकों को सैनिक शिक्षा देना जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। अब भी अपनी राय को रख सकते हैं। एक और कॉलर अपनी राय को रखना चाहते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। अभी से बोल रहा हूँ। बोलिए पांडे जी। संविधान में चूंकि केंद्र का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र दादागिरी दिखाना चाहता है राज्यों पर, राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की बात करता है और एनसीटीसी से यही होगा। श्रीमती इंदिरा जी ने भी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी एक सरकारी आयोग बनाया हुआ था राज्यों के अधिकारों के कटौती करने के लिए। उन्होंने मीडिया पर भी अंकुश लगा दिया था और हमने दूसरे दिन पढ़ा देखा था अखबार में क्वेश्चन मार्क आया हुआ था, एडिटोरियल नहीं छपा था। तो ये उन्होंने अपनी सरकार की जाने की व्यवस्था कर दी थी और ये मेरा सरकार भी अपने जाने की व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल ये निश्चित हो चुका है। अब इनका दोबारा इस प्रकार से दादागिरी करते हुए कि कभी वॉलमार्ट, कभी कुछ जो चाहेंगे लागू कर देंगे, मान्य नहीं होगा हमारी जनता को और हमारे प्रजातांत्रिक देश को। किसी के अधिकारों पर कोई दादागिरी नहीं चल पाएगी। प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में प्रजा का हस्तक्षेप होना चाहिए। कैबिनेट में कोई भी अध्यादेश पारित करके आप लागू कर दें देश पर, ये अच्छी बात नहीं होती है। आपको अगर करना है तो संसद में किसी कानून को पास कराइए, जैसा कि नीतीश जी ने कहा है। धन्यवाद। बिल्कुल, संसद ये उचित स्थान है कानून को बनाने का। संसद में इसके ऊपर यथोचित चर्चा होती है और वहां पर राज्यों के प्रतिनिधि अपनी अपनी राय को रखते हैं। इसलिए राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के लिए बनी हुई है। लेकिन
कोई भी कानून उसी से होकर गुजरने की परंपरा होने के बावजूद भी इतना बड़ा कानून सरकार अध्यादेश से, राष्ट्रपति के आदेश से क्यों लाना चाहती है, इससे ही उनके नियत पर सवाल उठता है। एक और कॉलर क्या कहते हैं, देखते हैं। नमस्कार जी, हेलो, बोलिए। गुलाब सिंह उन्नाव से बोल रहा हूँ। बोलिए गुलाब जी। हाँ, एनटीसीटी का जो केंद्र सरकार राज्यों पर थोप रही है, ये एक जबरदस्ती का मामला है। अपने दोष, अपनी विफलता, अपनी असफलता, अपने सब बुरे कर्मों को छुपाने के लिए ये सरकार एनटीसीटी जबरदस्ती राज्य सरकारों पर थोपना चाहती है, जिससे कि इनको कहने को मिल जाए हमने, मतलब ये अपनी मनमानी कर सके। अभी सीबीआई को देखिए, जिसको चाहे उसको पकड़वा ले, जिसको चाहे उसको छुड़वा दे। इस तरह की एनटीसीटी की जो इनकी राज्यों के ऊपर थोपने की व्यवस्था है, ये बिल्कुल गलत है और इस तरह की व्यवस्थाओं का राज्यों को सहयोग नहीं करना चाहिए केंद्र का। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉल के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। बोल रहा हूँ गुड़गांव से। बोलिए राहुल जी। सर, जैसे केंद्र सरकार दिखावा कर रही है कि वो एक नया एनसीटीसी लाके एक नई एजेंसी बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो पोटा जैसे कानून को खत्म करती है जो आतंकवादियों को रोकता है, गुजको का जैसे कानून को वापस कर देती है सरकार के पास कि हम ऐसा कानून नहीं बना सकते। तो आखिर हमें लगता है कि केंद्र सरकार देश के अंदर तानाशाही वाला सिस्टम लाना चाहती है कि सिर्फ केंद्र ही राज्यों में हस्तक्षेप करे, सारा काम वही करे। तो ये तो चीन जैसा हो जाएगा, फिर भारतीय लोकतंत्र कहाँ पे रहेगा। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है राज्यों में हस्तक्षेप करके। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे आपके बेफोक राय के साथ। बिंदास बोल जाए।